नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात मानकर के बूस्टर डोज का फैसला किया। सिर्फ बूस्टर डोज का नाम प्रिकॉशन डोज कर दिया। फिलहाल ये डोज 60 साल से ऊपर के लोग जिन्हें बीमारियों का गंभीर खतरा है उन्हें दिया जाएगा, साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। रणदीप सुरजेवाला आए तो पीएम की तुलना तुगलक से कर दी। मतलब ना सुनो तो हिटलर और फैसला लो तो तुगलक। कुछ भी बोलना है इसलिए बोल दिया जाएगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, सावधान रहें, हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ओमाइक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, आपको सावधान रहना होगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और पंजाब की रैलियों में भारी भीड़ बुलाई जा रही, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, सबकी रैली में भीड़ का रैला है। उस रैली में अगर 70 से 80% लोग बिना मास्क दिखाई पड़ते हैं, अगर मास्क है भी तो नाक के नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या भीड़ देखकर ओमाइक्रॉन भाग जाएगा? भीड़ अगर होगी तो कोरोना नहीं होगा। आज राष्ट्रवाद में यही सवाल है जिस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन मुद्दे पर आने से पहले आपको कुछ डेवलपमेंट्स दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमावर्ती राज्य हैं, लेकिन दोनों राज्यों में ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर के अलग अलग तरह की जमीनी हकीकत दिखती है। अब आपको समझाते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। इधर रैली हो रही है तो उधर थर्ड वेव का खतरा बताया जा रहा है। एक तरफ बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर को ईसी का दौरा है उत्तर प्रदेश में, हाईकोर्ट की चुनाव रोकने की अपील है। तो उधर हर दिन राज्य में औसतन 5 बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में की जा रही है। हर रैली में करीब 20,000 तक की भीड़ सामने आ रही। लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि नवंबर की तुलना में 3 गुना केस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि हर दिन राज्य में औसतन 3 बड़ी रैलियां होती हैं, तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सुबह 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगातार रहेगा। उत्तर प्रदेश में ओमाइक्रॉन के 2 कंफर्म केस हुए, तो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ पर सख्ती से रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रोकने की सिफारिश कैबिनेट से पास कर दी जाती है, तो उत्तर प्रदेश में ईसी की बैठक होने की बात कही जा रही है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की हकीकत। एक राज्य में तमाम सख्ती बरती जा रही है, तो दूसरे राज्यों में चुनावी रैलियां लगातार की जा रही हैं। इन तथ्यों के बाद अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, भीड़ दिखाते हैं। आज अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे, अखिलेश यादव पर मल्टीपल अटैक किए, जातिवाद, गुंडाराज, परिवारवाद, दंगा शासन, सब कुछ कहा। इधर अमित शाह भाषण दे रहे थे तो सामने जबरदस्त भीड़ मौजूद थी, उसी वही भीड़ जिसका जिक्र अब से कुछ वक्त पहले हम कर रहे थे। भीड़ की बात करें उससे पहले आपको सुनाते हैं गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में एक हुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। तो यहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह की रैली थी, तो वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम में झांसी में इलेक्शन रन जैसा प्रोग्राम था। समाजवादी पार्टी के नेता भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली थी, लेकिन हर जगह ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई पड़ रहे थे। अगर डेल्टा से भी आगे ओमाइक्रॉन का वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलता है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में औसतन 5 चुनावी रैलियां और रोड शो रोजाना हो रहे हैं। इनमें अनुमान है कि अनुमानित औसतन 20,000 लोग
हर रैली में मौजूद होते हैं। अगर इन रैलियों में कोरोना का न्यू वेरिएंट पहुंच गया तो क्या होगा, आप सिर्फ कल्पना कीजिए। एक तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी को रोका जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है, लेकिन तमाम चीजों का फायदा क्या है? क्या सिर्फ क्रिसमस पर और नए साल पर कोरोना फैलता है? क्या ओमाइक्रॉन वक्त देखकर आता है कि रात को 11 बज चुके हैं तो मुझे बाहर निकलना है, या सुबह के 5 बज चुके हैं तो मुझे फैलना नहीं है? ऐसी कार्रवाई का फायदा क्या? मध्य प्रदेश में सरकार कह रही है कि पंचायत चुनाव रुकवा देंगे। कैबिनेट ने इसे पास करके गवर्नर के यहां भेज भी दिया। नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, ये सुनवा देते हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बातें आपने सुनी। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री 24 घंटे में 2 बार लोगों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर असर जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामगोपाल यादव कहते हैं कि ओमाइक्रॉन से बहुत खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश में दबी जुबान से विपक्ष ये भी अफवाह फैला रहा है कि बीजेपी चुनाव में हारने के डर से थर्ड वेव का बहाना बना करके चुनाव टालना चाहती। मतलब जितने मुंह हैं उतनी ही बातें नजर आ रही हैं। इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल नंबर 1 राष्ट्रवाद का कि लोगों के लिए कर्फ्यू, नेताजी के लिए सब फ्री क्यों? सवाल नंबर 2 कि जनता के लिए ऑड इवन तो नेताओं का काफिला इतना लंबा क्यों? सवाल नंबर 3 कि मध्य प्रदेश में चुनाव रुकेगा तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्या होगा? सवाल नंबर 4 है कि क्या चुनावी भीड़ से ओमाइक्रॉन देख करके भाग जाएगा? इन तमाम सवालों के साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अनुराग भदौरिया हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में मनीष शुक्ल जी आपसे करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन दिन में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। कोरोना वक्त देखकर आता है क्या? ठीक है, आपका सवाल वाजिब है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना न फैले इसके लिए सभी एहतियातन कदम उठाए हैं। रात का कर्फ्यू भी लगाया है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो इसके लिए भी अपील की गई है। देखिए, चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी होती है। सरकार आयोग को जो संसाधन चाहिए होते हैं, जो प्रशासनिक मशीनरी चाहिए होती है, वो सरकार उपलब्ध कराती है। और जिस दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाती है उस दिन चुनाव आयोग के द्वारा ही सारी चीजों पे कमांड होता है। 28 तारीख को चुनाव आयोग का दौरा होगा जी। ऑल पार्टी मीटिंग भी चुनाव आयोग करेगा पहले ही दिन 28 को ही। और हमको लगता है कि सभी पार्टियों की जो राय होगी उसको दृष्टिगत करते हुए आयोग का जो भी फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार आचरण करेगी। मनीष जी, आपने कहा कि चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी होती है, बात बिल्कुल वाजिब है। प्रदेश के लोगों की देखभाल करना, उनको संभालना, वो बीमार ना पड़े, ये गौर करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार की नहीं? बिल्कुल सरकार की ही जिम्मेदारी है और सरकार उसके लिए सरकार ने तैयारी कर रखी है। केंद्र से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार सरकार ने व्यवस्था भी की है। जो कंट्रोल रूम थे उसको शुरू कर दिया गया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के केवल 2 केस अभी तक आए हैं और दोनों उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं। लेकिन ठीक है, देखिए मैं आपकी इस बात से सर, आपकी बात ये आंकड़ों के लिहाज से बहुत सही है मनीष जी, लेकिन आप ये भी देखिए सर कि पिछले 23 दिन में जो कर्नाटक में 23 दिन पहले 1 केस था, अब 17 राज्यों में ओमिक्रॉन है 23 दिन के अंदर। मैंने कहा कि आपकी जो ये बात है सैद्धांतिक रूप से मैं असहमत नहीं हूं। निश्चित रूप से होना चाहिए। और 28 यानी परसों बैठक में ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान देखिए, चुनाव सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। चुनाव कैसे हो, में क्या सावधानियां बरती जाए, ये सारी चीजें सभी राजनीतिक दल हर चुनाव के पहले उस बैठक में बताते हैं, अपने विचार को रखते हैं। हमको लगता है उस दिन तय हो जाएगा, सभी का विचार सामने आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो उचित होगा जनता के हित में और सभी राजनीतिक दल जो निर्णय लेंगे उसके साथ कम से कम ओमिक्रॉन के विषय पर, कोरोना के विषय में साथ खड़ी रहेगी। जी, अनुराग भदौरिया साहब बताइए जरा कि जब वैक्सीन आती है तो आप कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है,
जब लोगों की मौत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं पहली और दूसरी फेज में, तब आप कहते हैं कि सरकार संभाल नहीं पाई। आज जब कोरोना की तीसरी लहर आने के मुहाने पर खड़ी हुई है तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं आपकी भी। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि झूठ फैलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और उसमें उन्होंने पीएचडी रिसर्च कर रखा है। दो चीजों में उनके पास रिसर्च है, झूठ बोलने में और झूठा मार्केटिंग इवेंट करने में। भारतीय जनता पार्टी का इसका जवाब नहीं है। जैसे बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन बोला गया, बोला भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की में जो भ्रष्टाचार है और हमने जो बोला तो वही हुआ। अखिलेश जी का बयान चला दीजिए प्लीज। जब वैक्सीन लगाने गई थी तो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया था वैक्सीन की जगह। अखिलेश जी का बयान चला दीजिए प्लीज, मेरा सवाल निवेदन। उठाए जी अब सवाल नहीं, वो बयान सबने सुना है सर। अनुराग जी कुछ भी कहे, बयान सबने सुना है। अनुराग जी ने नहीं सुना है। अनुराग जी, मेरा एक मूलभूत सवाल है सर, उसके बाद आपको राजनीतिक आक्षेप जिस पार्टी के ऊपर लगाने हो आप स्वतंत्र हैं वो सब बताने के लिए, वो सब कहने के लिए। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये कि जब अखिलेश यादव बस में सवार होकर लोगों के बीच जाते हैं, हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं, तो क्या तब आपकी मौलिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसी रैलियां ना करें, लोगों को कम से कम सुरक्षित रखें, उनको अपील करेंगे आप घर में रहें, चुनाव तो होते रहेंगे? तो ये ज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर आपसे पहले मैंने सवाल उन्हीं से यही पूछा था। और फिर एक बात, हजारों की नहीं, हजार तो बीजेपी के यहाँ आते हैं, समाजवादी का पार्टी में लाखों का हुजूम आता है, 1500 तो इनके यहाँ आते हैं। ये तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, आईटीओ को लगा देते हैं, प्रशासन लगा देते हैं, कलेक्टर, डीएम, कमिश्नर। भदौरिया साहब, अगर आपके यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं तो संभावनाएं कोरोना फैलने की और ज्यादा हैं। अगर कोरोना फैलता है, तीसरी लहर आती है, तो सबसे पहला नंबर फिर समाजवादी पार्टी का होगा सवाल पूछने के लिए कि भाई आपकी रैली में इतने लोग क्यों थे। देखिए, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है। जब चुनाव आयोग का जैसा गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से उसी तरह से काम होता है। ठीक है, यानी दोनों पार्टी एक बात पर सहमत है कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। 28 तारीख को चुनाव आयोग की मीटिंग भी है। कमलाकर त्रिपाठी जी बताइए जरा, इस मामले में कांग्रेस भी इसी लीग पर है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग कहेगा तो हम लोग रोक देंगे, तब तक रैलियां जारी रहेंगी? अनंत भाई, बीजेपी का सब कुछ अपने हिसाब से खुद को जो वो होता है। कांग्रेस पार्टी की मैराथन दौड़ है, लड़की कर सकती हूँ, उसकी परमिशन लखनऊ में नहीं दी जाती, ये बताते हुए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने का खतरा है। और वहीं अमित शाह जी की रैली होती है, वहीं योगी जी जो है वो लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम करते हैं और पूरे प्रदेश भर से लोगों को बसों में भर भर के बुलाया जाता है। तो इनका सब कुछ पिक एंड चूज है। और हम अभी बहुत समय नहीं हुआ, अभी साल भर हुआ है इस प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए जी। और गाइडलाइंस के बावजूद जिस तरीके से चीजें हुई, पूरे प्रदेश को जो है कोरोना में झोंका गया। उस समय इनको ये चीज समझ में नहीं आई। माननीय प्रधानमंत्री जी का बंगाल की रैली का मुझे आज तक वो भाषण याद है कि इतनी बड़ी रैली लाखों की संख्या में देख करके मैं बहुत अभिभूत हूं। ऐसा ऐतिहासिक मंजर हमने नहीं देखा। इनको उस समय ये चीज समझ में नहीं आई कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं किसी एक की जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा सर, मैं तो उस रैली की भी बात भी करूंगा जब लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मंच पर मौजूद थे। भीड़ देखकर वो भी उतने ही गदगद थे। अनंत जी, एक सिंपल सी बात है, आप मानदंड क्या सेट कर रहे हो? आप तो कहते हो कि हमारे बड़े फॉलोअर हैं, हमारे युग पुरुष हैं मोदी जी। उन्होंने क्या मानदंड सेट किए? अरे सर, मोदी जी के लिए मैं बात कर लूंगा मनीष शुक्ला से। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बता दीजिए। इंटरनेशनल सर, आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बता दीजिए कि वो लोग क्या नजीर सेट कर रहे हैं। वो स्वयं बिना मास्क के जाते हैं। हाँ। ये क्या आप सेट कर रहे हो? आप प्रैक्टिकल चीज समझो। हाँ। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। हाँ। इनको न देश से मतलब है न प्रदेश से मतलब है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों की मैंने राय जान ली सर। डॉक्टर राजीव रंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक रैली में 20 से 25 हजार लोग कम से कम मौजूद हों, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और प्रदेश में औसतन 3 से 4 ऐसी रैलियां हो रही हों, तो कितना बड़ा खतरा है प्रदेश के लिए, या जो लोग उन रैली में नहीं भी जा रहे उन लोगों के लिए भी?
गुड इवनिंग। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमने इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड वेव से ज्यादा कुछ नहीं सीखा है। जो तमाम हम भीड़ देख रहे हैं और राजनीति में अभी चुनाव पास में है, तो ये तो काफी ही ज्यादा संक्रमित करने वाला वायरस है जो ओमिक्रॉन की बात करें। देखिए, मरीज भाजपा के बन के आए या कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी, चिकित्सा जगत के क्षेत्र के लोग तो आपको मदद करेंगे, बट हम प्रिकॉशन पे ज्यादा ध्यान दें। जो कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, मुझे लगता है तमाम पार्टियों को उसको फॉलो करना चाहिए। और जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो जल्दी से इलाज अच्छे से नहीं ले पाते हैं, कम से कम उनका सभी सोचे। इलेक्शन कमीशन इस पे कदम ले, क्योंकि अभी तो कोई भी प्रोटोकॉल कोविड का फॉलो नहीं हो रहा है। चाहे चुनाव की रैलियां हो, अगर आप गोवा की पार्टियां देख लें, शिमला देख लें, कहीं भी देख लें, हम काफी लापरवाह हो गए। मैं मीडिया के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, इन सब से ऊपर उठ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अपनी जनता का, जो आपसे वोट देने वाले हैं आपके लिए, उनका ख्याल रखें। और इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है उचित कदम उठाएगा इसके लिए। जी, लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन से पहले मौलिक जिम्मेदारी क्या पार्टी की नहीं हो सकती? मनीष शुक्ला जी बताइए जरा, अगर सरकार ये फैसला ले सकते है कोरोना के मद्देनजर रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो ये फैसला क्यों नहीं कि भाई अभी चुनावी रैली नहीं होंगी जब तक इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं देगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रचार, चूंकि चुनाव होने वाला है, ऐसा सभी को पता है। जब तक चुनाव का कोई डिसीजन नहीं आता, तो सभी भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल अपने पॉलिटिकल गतिविधियों को चला रहे हैं। और देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सैद्धांतिक रूप से आपकी इस बात से हम लोग सहमत है, और निश्चित रूप से लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार आचरण करेगी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अनुराग भदौरिया जी अपने अखिलेश यादव के भी बयान को नहीं सुनते हैं, या उनको याद नहीं रहता, और कांग्रेस के साथ ही एक झूठ बोल रहे हैं कि उनके मैराथन को अनुमति नहीं मिली। अगर ऐसा पत्र हो तो टाइम्स नाउ के इस चैनल पर दिखा सकते हैं। कोई जुटने को तैयार नहीं है इनकी रैलियों में। सब अनुमति नहीं मिली अपने है, चैनल पर झूठ बोलिए। जुटने को तैयार नहीं था। कल से आप लोग झांसी में आपको झूठ बोल के भाई इस तरह से बीच में नहीं, प्रधानमंत्री संसद में कर रहा है। देखिए आनंद जी मेरा निवेदन है, एक एक करके रत्नाकर भाई, एक एक करके। आज झांसी में ही कांग्रेस की रैली हुई है, जहां महिलाओं ने नारे लगाए मोदी मोदी। और नहीं, तो एक रैली सर गाजियाबाद में कल शाम भी हुई थी, परमिशन दी गई। मनीष जी, एक रैली गाजियाबाद में कल शाम भी हुई थी, वो भी आपको पता होगा, उसमें भी हजारों लोग शामिल थे। जो ये झूठ बोल रहे हैं कि लखनऊ में अनुमति नहीं मिली, परमिशन क्यों नहीं, जो झूठ बोल रहे हैं अनुमति नहीं मिली, झांसी में मिल रही है, लखनऊ में नहीं मिल रही है। झांसी में दूसरे की सरकार। सर, मुझे सिर्फ एक बॉटम लाइन बता दीजिए, और ये सवाल मेरा आप तीनों से रहेगा एक एक करके। शुरुआत मनीष जी मैं आप ही से करता हूं, क्योंकि आप बोल रहे हैं इस वक्त पर, अगर खुदा ना खास्ता ये ओमिक्रॉन फैलता है, तो क्या बीजेपी माफी मांगेगी? भाई हमने रैलियां की, उसमें सहभागी रही है। और इस सवाल मेरा तीनों पार्टियों से रहेगा सर, क्या बीजेपी माफी मांगेगी कि हमें रैली नहीं करनी चाहिए थी? पॉलिटिकल पार्टी के नाते से हमारी पार्टी जो है एक जिम्मेदार दल है, और कोरोना के प्रति लगातार भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक दल रही। जो जब सबसे खतरनाक वेव था, तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े रहे, सहायता के लिए खड़े रहे। तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से आगे कोई इस तरह की समस्या न हो, हमारा दल इसका सरकार के स्तर पर बहुत काम किया गया होगा। मैं पार्टी के स्तर पर पहुंच रहा हूं। ये जो रैलियां कर रही है तो पार्टी कर रही है ना, पार्टी के स्तर पर क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? नहीं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यक्रमों में आगे से रहेगा। निश्चित रूप से इस पर पार्टी विचार कर रही है, और आगे अनुराग भदौरिया साहब, मुझे आप बता दीजिए, क्या अखिलेश यादव जी या अनुराग भदौरिया साहब ये माफी मांगेंगे? अगर ये वायरस फैल जाता है, लोगों की जान अगर चली जाती है, तो जिम्मेदार मानेंगे खुद को कि भाई हमने रैली रोकी नहीं चुनावी फायदे के लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी निर्दयी, कठोर और निष्ठुर है। जहाँ पे लाखों के अंदर मौत हो गई, और वो कभी समाजवादी पार्टी के बारे में भी जानकारी रखें, अपने नेताओं के बयान के बारे में जारी रखें, वो पार्टी इस तरह की बात के बारे में बताएं। विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि मंत्री के स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो इतनी निष्ठुर, कठोर निर्दयी पार्टी तो आपने कभी देखी नहीं होगी, जिनके अंदर में आत्मीयता मर गई है, मनीष जी मैं आपकी बात में आ रहा हूं, बात आप रखिएगा। इनके अंदर ये खत्म हो चुका है कि कैसे मानवता मर गई हो। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, इनकी नाकामी, इनकी गलती की वजह से पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया, तब इन्होंने माफी नहीं मांगी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में जिला पंचायत में चुनाव करवाया, जिससे लोगों, लाखों लोग, हजारों लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की मौतें हुई।
आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। ये वो लोग हैं जो लोगों को मौतें होती हैं बट उनको सत्ता चाहिए, ये सत्ता के भूखे लोग हैं। मनीष भाई एक एक करके बात करते हैं, रमेश भाई एक एक करके बात करते हैं। आप दोनों में से किसी की बात समझ नहीं आएगी। मैं आपके पास था, अगर आपको इनकी बात पर आपत्ति होगी मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा, आप फिर बोलिएगा सर। आर्थिक मदद की नहीं की इन्होंने, ये कठोर लोगों से क्या सवाल पूछोगे जिनके परिवार। मैं अनुराग भदौरिया साहब सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोविड की फर्स्ट वेव में, कोविड की सेकंड वेव में आपने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बेहतर काम कर रही थी, तो आज जब चुनाव प्रचार का नंबर आ रहा है तो तब समाजवादी पार्टी अपनी रैलियां क्यों नहीं रोक रही है? आप कह दीजिए कि बीजेपी को अगर लोगों का नुकसान करना है तो करे, हम भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, हम जिम्मेदार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी इतनी निर्दयी है पार्टी की जिसने पंचायत के चुनाव करवाए और यहाँ पे न जाने कितने हमारे पंचायत चुनाव में जिनकी। अनुराग भाई मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। इन्होंने माफी नहीं मांगी सर, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सत्ता के लालची है अनुराग जी, समाजवादी पार्टी आज जब इनको जैसे इनको हार का डर सताने लगा। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी मैं बीजेपी कहते कि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी सर बीजेपी की जिम्मेदारी बिल्कुल है और कोविड मैं इस बात से उनको रिहा नहीं कर रहा हूँ। मैं बीजेपी की जिम्मेदारी बिल्कुल तय करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर अनुराग भदौरिया कहते हैं कि मेरी रैलियों में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं तो उन लाखों लोगों के संक्रमण में डालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है क्योंकि इनकी नाकामी की वजह से मतलब रैली आपकी होगी और बीजेपी कार्यकर्ता आकर आपके समर्थकों को मास्क पहनाएंगे। इनकी नाकामी की वजह से यानी रैली आपकी हो रही होगी, बीजेपी वाले आके आपको मास्क पहनाएंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? अरे क्यों बचाना चाहते हैं बीजेपी को? मत बचाइए, डूब रही है वो। आप क्यों बचाना चाहते हैं? गजब हालात है साहब, भागीदार बन रहे हैं, आप मत बचाइए। गजब हालात है अनुराग भाई। मतलब मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं बीजेपी को बचा रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को पूछूं तो मैं बीजेपी को बचा रहा हूं। आपसे पहले ये सवाल मैंने मनीष शुक्ला से ही किया था और उनसे मैंने पूछा था कि सरकार ने जो किया तो किया, पार्टी ने क्या किया? सुनिए इनको बचाएंगे तो किसानों को जिनकी मौतें हुई उनका श्राप लगेगा, इनको बचाएंगे तो माँ बहनों का श्राप लगेगा जो विधवा हो गई हैं, जिससे कोविड काल में जिनकी मौतें हुई हैं। इनको आप बचाओगे तो जो यहाँ महंगाई, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा है भदौरिया साहब। इनको बचाओगे तो जिस तरह मेरा निवेदन आपसे है कि हम मुद्दे पर रहें। आप ये बातें करेंगे तो मनीष शुक्ला कोई उठा देगा। भाई आपके रिजीम में लोगों को 60 रुपए 70 रुपए के चेक मिले थे मुआवजे के, या लोगों को याद आ जाएगा कि किसी ने एक बयान था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। गायत्री प्रजापति का प्रकरण याद आ जाएगा कि कैसे कोर्ट से फटकार लगने के बाद कार्रवाई की गई, सीबीसीआईडी की जांच कितनी दफा प्रभावित हुई उन्नाव कांड में। ये तमाम बातें सामने आ जाएंगी, कोई फायदा नहीं है ना सर? आपको महिलाओं की, जिन महिलाओं को रौंदा गया है उनकी बददुआएं लगेंगी, जितना बचाओगे। मैं कोई बचा नहीं रहा हूं सर। मैं मनीष जी आपके पास में आ रहा हूं। कमलाकर जी, मैं यही सवाल लेकर के जो मैं दोनों से लेकर दो मैंने पूछा था, क्या कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी अगर प्रदेश में ओमाइक्रॉन विस्फोट होता है, अगर आपकी रैली में मौजूद लोगों में से एक को भी अगर कोरोना होता है तो क्या आप माफी मांगेंगे, जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की कि हाँ हमारी गलती थी, हमने रैली की? आप अनंत भाई एक सिंपल बात मुझे बताइए जी, अगर चैनल्स को ब्रॉडकास्ट की अनुमति देने का काम आईबी मिनिस्ट्री का है, तो क्या मैं आपसे कहूं कि एक चैनल ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, बाकी चैनल्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग अपनी बंद कर दें फलाने कारण से? इज इट पॉसिबल? आप बात प्रैक्टिकल करिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सर। चैनल ब्रॉडकास्ट करना या ना करना किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन एक महामारी के दौरान, एक पेंडेमिक के दौरान जहां 4 लोगों के इकट्ठा होने में कानूनन दिक्कत है, वहां लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना अपराध है। अगर चुनाव का प्रोसेस चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए, माने वो पार्टी भी है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी डबल नहीं है? आप उनको ये डिसीजन लेना चाहिए। नगर भाई जो नारा जिसने नारा दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि क्या उन लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा की नहीं है क्या? ये तो फिर क्या जिम्मेदारी, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ये मैं तीनों के लिए कह रहा हूं, ये मैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि हम लोग जन चेतना करना चाहते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो रैलियां बंद कीजिए ना। ये ढकोसला कैसा है कि सरकार ने काम नहीं किया, ये ढकोसला कैसा है कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा? दिन में भी कर्फ्यू कीजिए ना। आम जनता के लिए कर्फ्यू है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं है? फैक्ट है, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आप इनको ये डिसीजंस लेने चाहिए ना, बाद में माफी मांगने से क्या मतलब? जिसके लोग गए वो प्रधानमंत्री जी ने बाद में माफी मांग ली संसद में कृषि कानूनों पे, तो आपकी रैली कोरोना प्रूफ होती है क्या? किसान मरे उनका क्या होगा? तो जो लोग भाई आपकी रैली कोरोना प्रूफ होती है क्या? जनों को खोएंगे उनका
आपकी रैली कोरोना प्रूफ होती है क्या? और जो पार्टी सत्ता में है डिसीजन लेने का काम उनका है। हम अगर सत्ता मेरे पास वक्त कम है डॉक्टर राजीव रंजन, मुझे संक्षेप में बता दीजिए, एक डॉक्टर के नाते भी और एक आम आदमी के नाते भी, क्या पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि नहीं है, वो सत्ता में हो या ना हो? अगर वो दावा कर रहे हैं कि लाखों हजारों लोग मेरी रैली में आ रहे हैं, वो ना आए, क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं है क्या? मनीष जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे समाज को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसमें पक्ष विपक्ष सभी को अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि समाज का भला हो, लोग कोरोना से बचे। और आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व में कैसे लॉकडाउन हो रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह बंद है अभी, अपनी जनता को बचाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और मीडिया का इसमें बहुत अच्छा रोल है, आप लोग सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है सभी पार्टी इस पे एक अच्छा निर्णय लें जिससे हमारी जनता सुरक्षित रहे। ठीक है सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी मनीष जी। देखिए अनंत जी, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। पंजाब की सरकार ने चुनाव रोक दिया, वहां रैलियों को रोक दिया, क्या वहां तो सरकार में आप हो? तो ये जो दोहरा चरित्र है, देखिए अकेला मैं राजनीतिक दल होने के नाते से मैंने ही कहा कि नहीं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी है, उनके प्रवक्ता किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि इनको तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान तक याद नहीं है। इनको ये नहीं पता कि पार्टियों का जो कार्यक्रम होता है वो सरकारें नहीं तय करती, पार्टियां तय करती है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी तय करती है क्या? सर मैं तो खाली ये कह रहा हूँ मनीष जी, अगर आपने कल रात में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना हो तो उन्होंने भी लोगों को कहा था कि आप सतर्क रहिए। अगर प्रधानमंत्री यही बात कह रहे हैं देश भर के लोगों को, तो राज्य सरकारें जहां आप ही की पार्टी है, आप लोग कैसे नहीं समझ सकते इन चीजों को? ये वो लोग हैं जो अपराधियों को बचाते हैं। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगवाओ। इनके सांसद ने कहा, वर्क ने, कि अल्लाह हिफाजत करेगा, वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके एक एमएलसी ने कहा कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। अनेक बातें हुई, अनेक कुतर्क दिए गए और उन पर डिबेट भी हुई, लोगों ने उनकी भर्त्सना भी की। लेकिन एक बॉटम लाइन है सर कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भले ही 2 मामले हों, भगवान ना करे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर केसेस बढ़े ओमाइक्रॉन के, लोगों के अपनों की जान गई, तो आप लोगों की गिनती सबसे पहले उन लोगों में होगी जिन लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि प्रदेश के अंदर ओमाइक्रॉन बढ़े, वो भी अपने राजनीतिक हित के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से एक शानदार तस्वीर देखने को मिली जब माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर खुद मुख्यमंत्री योगी ने बैठ करके गरीबों के घर के लिए भूमि पूजन किया। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 1731 वर्ग मीटर की जमीन खाली कराई गई। इसमें 76 फ्लैट्स बनाए जाने हैं। ये सारे फ्लैट्स प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। फ्लैट्स जल्द से जल्द बनकर तैयार होने हैं, लेकिन आज उसकी एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली जब खुद सीएम योगी जमीन पर बैठकर माफिया की जमीन पर भूमि पूजन करते हुए दिखाई पड़े। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा पुरुषोत्तमस्य विष्णुराधे सुईशे कुमारा हरे वन्यक्षतमनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल्पहंतरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे पुण्यप्रयाग क्षेत्रे विक्रमसुजे मूर्धावतारे आनंदनाम संवत्सरे माघानाम तमे मासे महाप्रदमासोत्तमे मासे पौष मासे सुरेहे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तदो मुक्तान्ते अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ रविवासरायां यथा। ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, शायद देश में किसी भी राजनीतिक इतिहास में शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा होगा कि किसी माफिया के कब्जे से सरकार ने न सिर्फ जमीन छुड़ाई बल्कि उसको सुपुर्द किया जा रहा है गरीबों के लिए। और सूबे के मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगी खुद वहां मौजूद रहे भूमि पूजन के लिए। आपको बता दें कि ये जमीन, जिस जमीन पर अब ये पूजा हो रही है, ये जमीन उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई। 1771 वर्ग मीटर की यह जमीन है और इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराए जाने के बाद इसे गरीबों को सौंपा जा रहा है। इस जमीन में सरकार की तरफ से 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स को जरूरतमंदों को दिया जाएगा। यानी जो जमीन माफिया के अपनी अय्याशी के लिए, माफिया के अपने इस्तेमाल के लिए अब तक घिरी हुई थी, उस जमीन को न सिर्फ खाली कराया गया बल्कि उस जमीन के जो असली हकदार हैं, उन हकदारों के पास उस जमीन का इस्तेमाल अब पहुंचेगा। यह सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। योगी सरकार की तरफ से यह तोहफा दिया गया उत्तर प्रदेश की आवाम को, जरूरतमंद लोगों को, गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे इस जमीन पर, जिस जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा था। यह लगभग 1731 वर्ग मीटर की जमीन थी और इस जमीन पर भूमि पूजन के साथ साथ 158 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था। तो गरीबों का आशियाना माफिया की जमीन पर बनेगा। अब से इससे पहले आपने शायद इसकी ठीक उलट तस्वीर देखी होगी, जब गरीबों की जमीन पर माफिया अपना आशियाना बनाते थे। लेकिन योगी सरकार ने इस तस्वीर को उलट दिया। जहां अब तक गरीबों की जमीन पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफिया की जमीन पर गरीब अपना आशियाना बना करके हक से रह सकेगा। 1731 वर्ग मीटर की जमीन है, अतीक अहमद के कब्जे में थी। योगी सरकार ने इस कब्जे को खाली कराया, गरीबों के लिए इस जमीन को आवंटित किया। इस जमीन का आज भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस भूमि पूजन में मौजूद रहे और यह तय किया गया कि इस जमीन पर 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवंटित भी किए जाएंगे। और ये फ्लैट्स जल्द से जल्द बनाए जाएंगे और इन फ्लैट्स के अलावा 158 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद, जिसका एक दफा कुछ सरकारें ऐसी थी जिसमें, जिन सरकारों में अतीक अहमद, ये कहा जाता है कि अतीक अहमद का जो गुंडई वर्चस्व था, आपराधिक वर्चस्व था, और ज्यादा बड़ा है, फला फूला। और आज की तारीख में भी पार्टियां ऐसी हैं जो कि अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कराना ना लेकर सिर्फ शामिल नहीं करा रही हैं, बल्कि अतीक अहमद को चुनाव तक लड़वाने के लिए तैयार है। और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी भी, मुख्तार अंसारी के भाई को भी टिकट दिया गया और इस दफा मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी अपनी पार्टी में शामिल कराया गया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अखिलेश यादव भी अतीक अहमद के नजदीकी बताई जाती हैं, अतीक अहमद की नजदीकियां कही जाती हैं। एक दफा ऐसा भी था जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ भी अतीक अहमद की नजदीकी के बारे में खबरें कही जाती थी। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर इसको स्वीकार कभी किसी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों के बीच में परसेप्शन दिखा गया। ये सरकार अगर
दावा करती है कि अपराधियों के खिलाफ काम किया, तो ऐसी तस्वीरें उसकी तस्दीक भी करती हैं। अपराधियों का संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों का फलना फूलना किसी भी सरकार के लिए एक दैनिक क्रिया हो सकती थी, लेकिन यह सरकार ने एक डिफरेंस क्रिएट किया और एक पैमाना खींचा कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी, और ये उसी ही सख्त कार्रवाई की बानगी जहां एक माफिया से खाली कराई गई जमीन का भूमि पूजन खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो कि गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर यह भूमि पूजन किया है, तो सुनिश्चित भी किया जाएगा कि किसी भी हाल में बिना किसी देरी के बेहतर तरीके से और उन्नत क्वालिटी का यहां पर जो फ्लैट्स हैं वो जल्द से जल्द बनाए जाएंगे और गरीबों को जो उनके हकदार हैं उन तक जल्द से जल्द ये फ्लैट्स पहुंचाए भी जाएंगे। न सिर्फ अतीक अहमद की 1731 वर्ग मीटर की जमीन को खाली करा करके उसका भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया 78 फ्लैट्स का, बल्कि साथ ही साथ उसके अलावा 158 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शिलान्यास करने के बाद, भूमि पूजन करने के बाद वहां मौजूद ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ दक्षिणा भी दे रहे हैं और ब्राह्मण लगातार मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। ब्रेक ले ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के और इस बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच फैसले के बाद शिरडी साई मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन रहेगा। सुबह श्रद्धालु 6 से रात 9 बजे तक के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा रात 9 बजे के बाद प्रसाद वितरण भी नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में जहां केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उसी के मद्देनजर शिरडी ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी का आदेश लागू किया गया है। उसके अनुसार श्री साईं बाबा समाधि मंदिर रात 9 बजे से 6 बजे तक भाविकों के लिए बंद होगा। उसके ही अनुसार श्री साईं बाबा संस्थान की सुबह की काकड़ आरती जो 4:30 बजे होती है और शाम की शेज आरती जो रात 10:30 बजे होती है, वो दोनों भी भाविकों के लिए बंद होगी। और श्री साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय, कैंटीन सुविधा और लड्डू बिक्री का काउंटर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में बंद होगा। और ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।